हाँ जी। तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, काफ़ी बच्चों ने पढ़ रखा होता है 12th में, सॉरी 11th क्लास में। बट कुछ बच्चे जो साइंस के होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा, कुछ बच्चे जिनको ये चैप्टर कहीं कहीं परेशान करता होगा। तो जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है जर्नल। ठीक है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे कोर्स जर्नी के लिए, क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज भी हमारी फाउंडेशन में भी आएंगी, इंटरमीडिएट में भी आएंगी और फाइनल में भी। ठीक है, तो जर्नल क्या है? हाँ, बाकी लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके। तो जर्नल से क्या समझते हो? जर्नल, सिर्फ अगर जर्नल बोलूं तो क्या होता है जर्नल? जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है उनको जर्नल बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। जर्नल सिंपली एक डायरी होती है, जो तुम लोग जिन रजिस्टर्स में नोट डाउन कर रहे हो चीज़ें, वो चीज़ें भी क्या हैं? जर्नल हैं। तो जर्नल मतलब एक डायरी है। अब आप उस डायरी में जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आप यहाँ पे जर्नल एंट्री बोल देते हो। जर्नल में आपने जो लिखा वो क्या हो गया? जर्नल एंट्री हो गया। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं? जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हुई एक बिजनेस में उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड हुई बाद में हुई वो बाद में रिकॉर्ड होगी। तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं। ठीक है, तो जर्नल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जर्नल ही हमारा बेसिक स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है जहां से हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए जर्नल को बोल देते हैं प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री। प्राइम मतलब सबसे पहला, प्राइमरी। तो सबसे पहली बुक्स ऑफ एंट्री ही हमारी जर्नल होगी। तो उसके अंदर रिकॉर्ड करना एडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि हम उसके अंदर नरेशन भी लिखते हैं। याद करो, जो बच्चे कॉमर्स पढ़ के आ चुके हैं, जर्नल के नीचे हम नरेशन भी लिखते हैं। तो नरेशन क्या करती है? जर्नल को एक्सप्लेन करती है। जो आपने एंट्री लिखी उसकी एक्सप्लेनेशन देती है कि आपने क्यों किया है। तो जर्नल एंट्री हमारे लिए एडवांटेजेस इसलिए है कि पहली बात तो वो सीक्वेंस में सब चीज़ें रिकॉर्ड करेगी, प्लस हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगी, और हर सीक्वेंस को रिकॉर्ड करते हुए चलेगी, तो कोई एंट्री मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल का हमने ब्रीफ अपने पास डिस्कस कर लिया। अब जर्नल का एक छोटा सा पहले एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। क्या होता है? पहले हम यहां डालते हैं डेट, ठीक, फिर पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो, जिसको शॉर्ट में LF लिख देते हैं, फिर डेबिट क्रेडिट अमाउंट, सिर्फ अमाउंट लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, वो ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और जब भी जो एंट्री होती है पहले हम उसकी यहाँ पे डेट डालते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन हुई है, 1 अप्रैल डाला, और यहाँ पे हमने जो एंट्री करनी है वो एंट्री कर दी। तो एंट्री लिखी। लेजर फोलियो में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं, तुम्हें स्कूल में लिखवाया नहीं जाता, लिखते हैं, कॉलम है तो भैया लिख किसी वजह से होगा ना, तुम्हें लिखवाया नहीं जाता था स्कूल में। क्या आता था यहाँ पे लेजर फोलियो में? जब लिखवाया नहीं तो हमें पता क्यों होगा, है कि नहीं? ब्लैंक छोड़ने को बोलते थे, हम छोड़ भी देते थे। देखो यहां लिखते हैं कि ये एंट्री लेजर में कहां गई है। जब आप लेजर बनाओगे, जर्नल के बाद आप लेजर बनाएंगे, तो वो लेजर में कौन से नंबर पे पोस्ट हुआ है, तो वो लेजर का यहाँ पे वो दिया जाता है सीक्वेंस। ठीक है, तो वो नंबर दे देता है यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट दोनों लिखे जाएंगे, एक अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, एक अमाउंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है जर्नल का, जो बहुत बच्चों को यहाँ पे सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब हम अपने पास स्टार्टिंग से एंट्रीज करेंगे, बेसिक एंट्री से, ताकि फिर समझ में आए कि क्या क्या हमने कैसे करना है।
तो सबसे पहला हम करेंगे अपने पास स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। बहुत बच्चों से जर्नल नहीं बनती क्योंकि वो जर्नल के स्टेप्स ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो हम अपने पास देखेंगे स्टेप्स क्या हैं जर्नल एंट्रीज के। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जब भी हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगी हम उस ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इफेक्टेड। ठीक है, इन द ट्रांजैक्शन। तो जो भी एंट्री होगी उसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो पहले हमने वो अकाउंट्स के नाम निकालने हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे द रूल्स, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ द अकाउंट्स इफेक्टेड। अगर हमने अकाउंट जो निकाला अगर वो अकाउंट असेट है तो असेट का हमने रूल पढ़ा था पिछली क्लास में, क्या, असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और अगर वो अकाउंट लायबिलिटी का है तो लायबिलिटी का क्या रूल पढ़ा था हमने, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इनकम्स के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, इनकम्स बढ़ेंगी तो क्रेडिट, घटेंगी तो डेबिट। और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो पहले तो हमने अकाउंट आइडेंटिफाई करा। ठीक है, फिर हमने अकाउंट का आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, अकाउंट निकाला, नाम निकाला अकाउंट का ट्रांजैक्शन के अंदर से। फिर हमने देखा कि वो अकाउंट कौन सा है, या इसको हम थर्ड स्टेप भी बना सकते थे, इसको थर्ड स्टेप बना दूं, तुम लोग अपने पास इसको थर्ड स्टेप बना दो, उसके आगे 3 लिख देना। अब तुम लोगों ने 2 लिख दिया होगा मुझे पता है, बस 3 लिख देना। सेकंड स्टेप बेसिकली क्या है, जो हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करे हैं उनको क्लासिफाई करना है, इनको इनके अंदर। तो क्लासिफाई द अकाउंट्स affected into asset, liability, income और expense। तो सबसे पहले हम अकाउंट का नाम निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो अकाउंट क्या है, असेट अकाउंट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। उसके बाद उनके रूल्स ढूंढेंगे कि असेट का क्या रूल था, लायबिलिटी का क्या रूल था, इनकम का क्या रूल था, एक्सपेंस का क्या रूल था। और चौथा स्टेप क्या होगा, पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, ये रहेंगे हमारे रूल्स। ठीक है, आ जाओ। अब हम कुछ इसके ऊपर एंट्रीज शुरू करेंगे, एक एक करके सब लोग नोट करते चलेंगे। तो हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड with cash rupees 10 lakhs by राम। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसके अंदर 10 लाख रुपए कैश डाला। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला स्टेप है हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं।
तो बताओ कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा दिख रहा है? राम अकाउंट, क्योंकि राम का है। अब राम कौन है? बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का मालिक है। तो हम कभी भी राम का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? राम के ओनर का नाम, के ओनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के नाम से, ठीक है। राम का नाम हम कभी नहीं लिखेंगे। हम जब भी राम की कोई ट्रांजैक्शन दिखानी होगी तो कैपिटल के तौर पे दिखाएंगे उसको, ठीक है। अब बताओ, हमने ये दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा? क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। हमें बताना है कि इनमें से ये दोनों क्या है? कैश है, सॉरी असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? बताओ। एक बिजनेस के लिए सोचना है, ओनर के लिए नहीं, ध्यान रखना, बिजनेस के लिए सोचना है। कैश क्या है उनके लिए? इनकम की क्या है? असेट, एसेट। और कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए ओनर की कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ओनर को वो पैसा वापस मिलेगा, किससे? बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग इंसान है, ये हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कैपिटल एक लाइबिलिटी है। फिर दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द रूल ऑफ द अकाउंट अफेक्टेड। हमने ये रूल देखना है कि असेट बढ़ रहा है, घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, इनकम बढ़ रहा है, घट रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बताओ, ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, कैश, असेट बढ़ा या घटा? बढ़ा। असेट बढ़ेगा तो क्या करना है? डेबिट। और बिजनेस की लायबिलिटी की क्या हुई? बढ़ी या घटी? लायबिलिटी बढ़ी। तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। तो जब हमने ये कर दिया, 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या था? पास द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैपिटल। तो क्रेडिट को थोड़ा आगे करके लिखते हैं, और लिखते हैं कैसे? टू से, टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख, ठीक है। मैं फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं, वरना अगर फॉर्मेट में लिखोगे तो फॉर्मेट में कुछ ऐसे आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और लेजर फोलियो में तुम कुछ नहीं लिखोगे, तुम्हारे को अभी नहीं करना उसे कोई मतलब, 10 लाख। और नीचे लिख देते हैं हम नरेशन। तो नरेशन में क्या लिखते हैं? नरेशन स्टार्ट होती है या तो फॉर से या बीइंग, कुछ भी लिख दो। मैं सजेस्ट करता हूँ फॉर लिखना। बीइंग में 5 लेटर हैं, फॉर में 3, तो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, बहुत ही सेकंड, मिली सेकंड से टाइम बच जाता है, बट ठीक है। तो क्या है ये कंट्री क्या बता रही है? कि राम ने बिजनेस में कैपिटल डाली, तो यहाँ लिख देंगे हम फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये नरेशन लिखनी जरूरी है। पूरा लिखना जरूरी नहीं है कि पूरा क्या क्या हो रहा है, लंबी चौड़ी कहानी लिखनी जरूरत नहीं है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी काफी है कि भैया ट्रांजैक्शन समझ में आ जाए कि क्या कह रही है। फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस। हाँ, नरेशन लिखने के इतने वैसे कुछ चेक नहीं करता है कोई, नरेशन लिखी क्या है आपने ज़्यादा। अगर ना लिखो तो मार्क्स कट जाएंगे, 1 नंबर, ये आधा नंबर, डिपेंडिंग कितनी कितनी छोड़ी है। तो आधे से 1 नंबर के बीच में मार्क्स कट जाएंगे अगर एंट्री नहीं, नरेशन नहीं लिखोगे। लिखने के मिलेंगे नहीं, याद रखना। लिख दोगे मिलेंगे नहीं, ना लिखने के कट जरूर जाएंगे, ठीक है। गलत लिखने के तो कुछ है, बट गलत लिखोगे क्यों? तो जब जब लिख रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम किस चीज़ की एंट्री कर रहे हो, तो तुम वही एंट्री लिखोगे ना ज़्यादातर। कोई बात नहीं, बेस के लिए बेस ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा, बिजनेस started with cash rupees 5 lakh, furniture rupees 8 lakh, and building rupees 10 lakh by राम, ठीक है।
तो सेम एंट्री मतलब सेम तरीके से आया, बट इस बार क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया राम ने, पर राम ने क्या क्या डाला बिजनेस में, कैश डाला 5 लाख का, फर्नीचर भी लगाया, अपने घर से फर्नीचर भी खरीद के लेके गया 8 लाख रुपए का, और अपने घर की कोई बिल्डिंग भी उसने 10 लाख रुपए की बिजनेस में डाल दी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने, कौन से अकाउंट्स, तो बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट, कैश और फर्नीचर और बिल्डिंग और कोई, राम का अकाउंट, पर राम का नाम तो हम लिख नहीं सकते, किसका नाम लिखेंगे, कैपिटल का। तो पहले तो हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करे, कौन से अकाउंट्स इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। अब बताओ कैश क्या है, मतलब हम इन चारों में से बताना है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में से क्या है, कैश असेट है, फर्नीचर असेट है, बिल्डिंग असेट है, कैपिटल लायबिलिटी है। अच्छा जी, अब बताना है हमें, आइडेंटिफाई करना है इनका रूल कि ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। तो बताओ कैश बिजनेस में बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट, फर्नीचर बिजनेस का बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट, बिल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है तो डेबिट, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी कि घटी, बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। तो हमें मिल गया कि क्या क्या होना है, तो एंट्री क्या बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल। तो कैश में हम लिखेंगे कितना, 5 लाख जितना कैश लाया, फर्नीचर में लिखेंगे जितना फर्नीचर लाया 8 लाख, और बिल्डिंग में लिखेंगे जितने की बिल्डिंग लाया 10 लाख। टोटल जितने पैसे लाया वो उसको बोलेंगे उसकी कैपिटल, 18 + 5 23 लाख। नरेशन आ जाएगी, सिंपल सा लिख दो बस, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि कैश लाया, बिल्डिंग लाया, फर्नीचर लाया, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब अगर तुम देखो तो जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी ये वाली, इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट जो नीचे वाली एंट्री है इसके अंदर 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इनको भी हम कुछ बोलते हैं, जिस एंट्री में एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको बोलते हैं हम सिंपल जर्नल एंट्री। जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल जर्नल एंट्री। बट जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट या फिर मल्टीपल क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ डेबिट ही ज्यादा होंगे, हमेशा क्रेडिट भी ज्यादा हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, कोई बताएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री। बिल्कुल ठीक कार्तिक, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल और ये हो गई कंपाउंड जर्नल एंट्री। आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ, किसी कुछ पूछना है? नेक्स्ट थर्ड, आ जाओ, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹2,50,000 इन कैश। बताओ अकाउंट्स, बताओ कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो बिल्डिंग और दूसरा कैश। ठीक है, तो बताओ बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या है, असेट है,
और कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है, दोनों ही एसेट है। अच्छा बताओ, बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग बढ़ी या घटी? बढ़ी। बिल्डिंग बढ़ी तो डेबिट। कैश के साथ क्या हुआ? कैश कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? बिल्डिंग डेबिट टू कैश। ₹2.5 लाख, 2.5 लाख। नरेशन आ जाएगी फॉर बिल्डिंग परचेज्ड। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर 50,000 इन कैश। बताओ कौन से अकाउंट से इफेक्ट होंगे? एक स्टॉक और एक कैश। तो देखो ध्यान रखना, ये हमने गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स स्टॉक। अब स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक मतलब स्टॉक है। गुड्स का मतलब क्या है? सामान। हाँ, बिजनेस का कौन सा सामान? जो यूज होगा बिजनेस में, क्या किस लिए यूज होगा? वो मतलब जिसके लिए बिजनेस है, जैसे फैन का तो उसका। जिस चीज में आप डील करते हो, जो आपका नॉर्मल डे टू डे काम है बेचने का, खरीदने बेचने का, वो गुड्स की बात हो रही है। तो जैसे अगर हम बात करें जूता वाला जो जूते बेचता है, तो उसके लिए जूते क्या हैं? गुड्स हैं। ठीक है। वहीं जैसे कोई शर्ट्स बेच रहा है तो उसके लिए शर्ट्स क्या हैं? गुड्स हैं। कोई घड़ी बेच रहा है उसके लिए घड़ी गुड्स है। कोई बिल्डिंग्स बेचता है, रियल एस्टेट वाला, रियल एस्टेट बिल्डिंग्स बेचते हैं ना, तो जो रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स बेच रहा है, फ्लैट्स बेच रहा है, उसके लिए फ्लैट्स उसके गुड्स हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, जिन चीजों में आप डील करते हो वो क्या होते हैं? आपके गुड्स होते हैं। अब हम कभी भी गुड्स का अकाउंट नहीं खोलेंगे, ना ही स्टॉक का अकाउंट खोलेंगे। हम देखेंगे गुड्स के साथ हो क्या रहा है। यहां पे देखो, गुड्स का हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो हम इन गुड्स के लिए यूज करेंगे वर्ड परचेजेस। ठीक है। गुड्स का अकाउंट या स्टॉक का अकाउंट कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर गुड्स बेचे जा रहे होते तो हम वर्ड यूज करते सेल्स। खरीदे गए तो वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। देखो परचेज्ड यहां पे भी था, परचेज्ड यहां पे भी है, बट ये परचेज की गई है बिल्डिंग। तो अगर आप गुड्स खरीदोगे तो ही आप ये काम करोगे परचेजेस। बिल्डिंग खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, कुछ और खरीदोगे जिसमें आप डील नहीं करते हो, जो आप सामान बेचते नहीं हो, उनके लिए फिर वही नाम यूज करोगे जो खरीद रहे हैं। बट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आप वर्ड यूज करोगे जो उनके साथ हो रहा है, परचेजेस या फिर सेल्स। तो हमने गुड्स परचेज किया, एक तो परचेजेस। दूसरा अकाउंट कौन सा? कैश। बताओ, बिजनेस ने सामान परचेज किया, परचेजेस क्या है? असेट, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी। परचेजेस होते हैं एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि सामान खरीदोगे और फिर बेच दोगे, तो आपने पहले पहले पैसे खर्च करे और फिर उनको निकाल दिया, खत्म कर दिया, तो वो खर्चा हो गया। कैश क्या है एक बिजनेस के लिए? एसेट है। तो जब उन्होंने गुड्स परचेज करे तो खर्चा बढ़ा या घटा? बढ़ा। खर्चा की बढ़ा, खर्चा बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और कैश क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि पेमेंट करी। कैश कम हुआ यानी कि एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। एंट्री बन गई हमारी परचेजेस डेबिट टू कैश। 50,000, 50,000। नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर
70,000 and received check. हमने गुड्स सेल करे 70,000 रुपए के और हमें चेक मिला। बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? एक तो गुड्स के लिए क्या यूज करें? सेल्स, क्योंकि गुड्स हो क्या रहा है? बेचे जा रहे हैं, तो सेल्स। और दूसरा चेक से पैसा मिला है, यानी कि चेक जाएगा कहां पे? बैंक में, तो हम वर्ड यूज करेंगे बैंक, ना कि चेक। तो बताओ बिजनेस ने सेल करी, सेल क्या है? असेट, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी। इनकम, आप बेचते हो सामान तो आपकी इनकम होती है, ये हो गया इनकम। और जो पैसा आया, चेक आया, वो क्या है? बैंक, असेट। तो बताओ इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। और पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 70,000। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम पंकज। हमने 50,000 रुपए के गुड्स परचेज करे पंकज से। तो बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? परचेजेस अकाउंट, और दूसरा पंकज कैपिटल अकाउंट, पंकज अकाउंट, पंकज अकाउंट। कौन सा अकाउंट दूसरा? नहीं पता। हम देखो यहां पे कहीं सवाल में लिखा नहीं है, इस 6th पॉइंट में कहीं नहीं लिखा कि सवाल पैसे देके खरीदा है या उधार पे खरीदा है। तो जब पार्टी का नाम लिखा है और ये नहीं लिखा कि कैश में लिया है या क्रेडिट पे, उधार पे लिया है, तो हम मानते हैं कि उधार पे लिया है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ पंकज लिखा है तो हम मानेंगे कि पंकज से उधार पे लिया है, तो हम पंकज का अकाउंट खोल देंगे अपने पास। तो यहां पे दूसरा अकाउंट खुलेगा पंकज का, क्योंकि हमने पंकज को भी पैसे देने। नहीं, पंकज नहीं है कैपिटल, ओनर कौन है? राम है। चेक करो ना, हम राम करते हुए आ रहे हैं। तो राम ने बिजनेस शुरू किया है, पंकज तो कोई सामान बेचने वाला है जिसने हमें सामान बेचा है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस ने परचेज करा गुड्स, परचेज क्या है? एक्सपेंसेस। और पंकज क्या बनेगा? लायबिलिटी, क्योंकि हमने उससे उधार पे सामान लिया है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। तो जिसको पैसे देने पड़ते हैं वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी तो होती है। तो पंकज बन गया हमारा लायबिलिटी, क्रेडिटर बन गया हमारा। ठीक है, अब खर्चा बढ़ा या घटा? बढ़ा। हमने सामान खरीद लिया ना, तो हमारे खर्चे बढ़ गए। और हमारी लायबिलिटी क्या हुई? बढ़ी कि घटी? बढ़ गई, क्योंकि अब पंकज को पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। एंट्री बनी परचेजेस डेबिट टू पंकज 50,000। नरेशन आ गया फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर सवाल में ऐसा लिखा होता, सिर्फ देखना, परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम पंकज इन कैश, तब एंट्री सेम रहती या बदल जाती? तब यहां पे
पंकज की जगह पे कैश आ जाता, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो गया हमें कि हमने पैसा दिया है। अभी जब क्योंकि नहीं पता था तो हमने क्या माना, उधार पे है, तो इसलिए ये कैश आ जाने से, हट जाने से उधार बन जाता है। अगर कैश लिख देता तो हम मान लेते कि ये कैश में परचेजेज है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट 7वां, परचेज्ड गुड्स 80,000, बस इतना लिख दिया। ये नहीं बोला कि ये माल उधार पे लिया है या ये माल कैश पे लिया है, ना ही पार्टी का नाम दिया है। अब क्या करेंगे, जब कुछ नहीं लिखा, ना पार्टी का नाम लिखा है ना कुछ, तो हम एक चीज सोचो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं गया और मैंने 80,000 रुपये का माल खरीद लिया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कैश में लिया है कि क्रेडिट पे लिया, उधार पे लिया है? मैं गया मार्केट और मैंने 80,000 रुपये का सामान खरीदा है, तो क्या चलेगा दिमाग में, कैश की उधार? कैश। इस उसमें पार्टी का नाम दिया है ना, यहाँ पे तो, यहाँ तो पार्टी का नाम दिया है, तो हमने मान लिया कि उधार है। अब यहाँ पार्टी का नाम नहीं है, तो अब तुम्हें खुद सोचना है कि क्या हुआ होगा। तुम अगर किसी से कहते हो कि भैया मैं गया और मैंने ये सामान खरीद लिया, तो वो सामने वाला बंदा जिसको तुम ये बात बताओगे वो क्या समझेगा, तुमने कैश में लिया है कि उधार पे लिया है? कैश में ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। आपको पता तो है नहीं, ना पार्टी का नाम दिया, कुछ नहीं दिया, तो क्या मानोगे, कैश में। तो अकाउंट्स का क्या इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेजेस, दूसरा कैश। लिखा नहीं है कैश, फिर भी हमने खुद आइडेंटिफाई कर लिया। परचेजेस क्या हो गया, एक्सपेंस, कैश क्या हो गया, असेट। सामान खरीदने से हमारे खर्चे बढ़ गए या घट गए? बढ़ गए। और कैश कम हो गया। एंट्री बन गई, परचेजेस डेबिट टू कैश। तो नरेशन आ गई फॉर गुड्स परचेज्ड। ठीक, अगला सोल्ड गुड्स टू रहीम ₹1 लाख। रहीम को हमने 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए। बताओ कौन सा अकाउंट अफेक्ट होंगे? गुड्स के साथ कौन सा अकाउंट है? सेल्स का। और दूसरा रहीम। देखो हमने सामान बेचा, क्या कहीं लिखा है कि कैश पे बेचा है क्रेडिट पे बेचा? नहीं। पर क्या पार्टी का नाम दिया है? हाँ, पार्टी का नाम दिया, मतलब रहीम का नाम दिया है, तो हम मानेंगे किस पे बेचा है? उधार पे। हमने अभी सामान दे दिया है, पैसे बाद में लेंगे। तो सेल्स क्या बना, हमने सेल करी, बिजनेस को क्या हुआ, इनकम हुई, और रहीम से अधिकार मिल गया कि हम उससे फ्यूचर में पैसे लेंगे। रहीम क्या बन गया? असेट, हमारा डेटर बन गया जिसको बोलते हैं हम। तो बिजनेस ने सेल करी, बिजनेस की इनकम बढ़ी या घटी? इनकम बढ़ी, तो क्या हो गया? क्रेडिट। उधार लेने का अधिकार, असेट जो है वो बढ़ा या घटा? बढ़ा, डेबिट। तो एंट्री मिल गई हमें रहीम डेबिट टू सेल्स 1 लाख। नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स सोल्ड। अच्छा, अगला है सोल्ड गुड्स ₹70,000। बस इतना लिखा है। 70,000 रुपये का सामान बेच दिया, तो मानोगे कैश, क्योंकि हम यही तो मानते हैं कि भैया 70,000 रुपये की सेल करी और कुछ नहीं बताया तो पैसा आ गया होगा। तो दो खाते, एक तो
सेल्स, दूसरा कैश। सेल्स क्या है? इनकम। कैश क्या है? असेट। सेल करने से इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। कैश बढ़ा या घटा? बढ़ा। एंट्री बन गई कैश डेबिट टू सेल्स 70,000। नरेशन डाल दो फॉर गुड्स सोल्ड। आगे बढ़े। नेक्स्ट, राम, ब्रैकेट्स लिख दिया मैंने, ओनर विड्रू ₹60,000 कैश फ्रॉम द बिजनेस। राम ने 60,000 रुपये का कैश बिजनेस में से विड्रू किया। विड्रू करना मतलब निकाल लिया। तो बताओ कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? ड्राइंग। कौन सा? ड्राइंग। ड्राइंग्स, बिल्कुल ठीक। और दूसरा कैश। देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि सर राम ने पैसा निकाला है तो राम, पर राम का नाम तो लिखना नहीं, राम का नाम सिर्फ जपना है, ठीक है, राम का नाम नहीं लिखना। तो राम क्या है? ओनर है। ओनर का नाम आप नहीं लिख सकते। तो ओनर ने क्या किया है? बिजनेस से पैसा निकाला है, तो हम उसके लिए ड्राइंग्स का नाम यूज करेंगे। और अगर वो बिजनेस में पैसा डालता तो कैपिटल यूज करते। अगर बिजनेस में पैसा डालेगा तो कैपिटल, बिजनेस से पैसा निकालेगा तो ड्राइंग्स, ठीक। और क्या डाला? निकाला कैश, तो दूसरा खाता हो गया कैश। बताओ ड्राइंग्स क्या है? लायबिलिटी का खाता ही है। कैश असेट है। बताओ ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई? सोचो सोचो। तुमने मुझे कुछ पैसा दिया था उधार पे, तुमने मुझे लोन दिया था, उस लोन में से कुछ पैसा मैंने तुम्हें दे दिया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई? कम हो गई ना, कम हो गई। तुमने मेरे को जो पैसा दिया था मैंने तुम्हें कुछ पैसा उसमें से वापस कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। अब वैसे समझो तुम हो राम और मैं हूं तुम्हारा बिजनेस। तुमने मुझे पैसा दिया था कैपिटल के फॉर्म में, वो मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। अब उसमें से तुम कुछ पैसा ले गए मेरे से, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई? कम हो गई ना। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। अच्छा, मेरे से पैसा ले गए, मैं हूं बिजनेस तुम्हारा, तो मेरे पास जो कैश है वो बढ़ गया या घट गया? कम हो गया। कैश कम होता है यानी कैसा कम होता है तो क्रेडिट। एंट्री बनी ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नरेशन डाल दो फॉर ड्राइंग्स मेड। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, $4,000। तो हमने 12,000 रुपये का रेंट पे करा, 4,000 रुपये का बिजली का बिल पे करा। बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैश, 3 खाते। कैश तो दिख नहीं रहा, फिर कैश कैसे आ गया? पेड।
पैसे दिए, पेड का मतलब पैसे दिए यानी कि कैश अपना आप आ गया। तो बताओ बिजनेस ने रेंट पे किया, रेंट क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है एक। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बिजली का बिल, वो भी एक खर्चा है। कैश क्या है? असेट है। तो उन्होंने बिजली का बिल आया, रेंट आया, क्या उन खर्चे बढ़े कि घटे? बढ़े। कैश बढ़ा या घटा? घटा। क्रेडिट। एंट्री बन गई, रेंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू कैश। 12,000, 4,000 और टोटल कैश चला गया 16,000। नरेशन आ गया फॉर रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो, ये बढ़ कैसे रहे हैं? जब हम अपना रेंट पे कर देते हैं या बिजली का बिल पे कर देते हैं तो हमारे कम हो गए ना खर्चे, अब हमें पे नहीं करने, है कि नहीं? हाँ, तो वो कहते हैं मुझसे कि सर देखो आपको रेंट ड्यू था, आपने पे कर दिया तो आपके खर्चे कम हो गए। इलेक्ट्रिसिटी पे करनी थी, आपने पे कर दिया, आपके खर्चे कम हो गए। तो आप तो बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? ये जो खर्चे हैं तुमने पे कर दिए तो इससे तुम्हारी लायबिलिटी कम हुई है। खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, हर महीने रेंट आएगा, हर महीने बिजली का बिल आएगा, तो हम क्या कहते हैं, यार बिजली का बिल तो बढ़ता ही जा रहा है, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम खर्चे करते जाते हैं हमारे खर्चे इंक्रीज होते जाते हैं, हमारी पे करने की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है पे करने से। बट दैट डजंट मीन कि खर्चे कम नहीं हो, खर्चे कम हो गए, खर्चे बढ़ते ही चले जाते हैं। हाँ, खर्चे तो फिर होने, आगे भी होने, और जो पीछे हो चुके हैं वो हो ही चुके हैं। ठीक। अच्छा, अगला कितने होगी? 11 होगी ना। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,50,000। ठीक है। तो तुम्हारे पास कैश पड़ा था 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए तुमने गए अपने बैंक में और बैंक में उनको जमा करा दिए। बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो कैश और दूसरा बैंक अकाउंट। कैश क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। असेट और आवाज नहीं आ रही? लो मैं माइक को और ऊपर कर देता हूं। अब आ रही है सब? ठीक है। बताओ तुम्हारे पास कैश पड़ा था, तुमने वो कैश निकाल के बैंक में डाल दिया, कैश के साथ क्या हो? कैश बढ़ गया या घट गया? कम हो गया। बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो डेबिट। एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1.5 लाख। नेक्स्ट, राम ओनर विड्रू 1 लाख फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। राम ने 1 लाख रुपए बैंक में से निकाल लिए, किस लिए? ऑफिस के यूज के लिए। और राम कौन है? ओनर है। तो बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? एक आंसर कैश और बैंक। बैंक एंड कैपिटल। हाँ, कैश और बैंक। हाँ, कैश और बैंक, कैश और बैंक।
मैं मुझसे पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कमाल है। हाँ, कैपिटल। एक्सपेंस अकाउंट। कौन सा एक्सपेंस अकाउंट? जस्टिन नाम बताओ, अकाउंट का नाम यूज करो ना, कि एक्सपेंस तो तुमने कैटेगरी बताई। ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस, ओके। हाँ भाई, देखो, ओनर ने पैसा निकाला 1 लाख रुपए ऑफिस यूज के लिए, तो मेरा काम था कंफ्यूज करना, वो कंफ्यूज हो गए। तो देखो, राम दिखा, ओनर दिखा, विड्रू दिखा, तो विड्रू दिखा, ओनर, राम दिखने से क्या निकलने शुरू हो गए? या तो कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट। बट किसी ने ये नहीं देखा कि ये एक ऑफिस यूज के लिए है। ऑफिस यूज का मतलब है अपने लिए नहीं निकाल रहा, वो पैसा निकाल के ला रहा है क्योंकि किसी को पे करने होंगे ऑफिस के पर्पस के लिए। तो वो बिजनेस से पैसा निकाल, बैंक से पैसा निकाल के लाया और अपने पास कैश के फॉर्म में रख दिया, तो दूसरा खाता है कैश। ठीक है, ड्राइंग्स होता अगर वो ये पर्सनल यूज के लिए लिख देता, अगर मैं यहाँ पे ऑफिस यूज की जगह पे लिख देता पर्सनल यूज, तो फिर कैश की जगह पे मैं लिख देता ड्राइंग्स। कैपिटल तब भी नहीं लिखता, कैपिटल कब लिखेंगे? जब वो पैसा डालेगा, और ड्राइंग्स कब लिखेंगे? जब निकालेगा। तो अगर ये पर्सनल यूज होता तो मैं लिख देता यहाँ पे बैंक और दूसरा ड्राइंग्स। अभी ऑफिस यूज है, तो बताओ बैंक क्या है? असेट। कैश क्या है? असेट। उसने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के कैश के फॉर्म में ले आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया कि घट गया? घट गया। कैश बैलेंस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। एंट्री बन गई, कैश डेबिट टू बैंक, 1 लाख। नरेशन फॉर कैश विड्रॉन। ठीक, अच्छा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम received cash from Rahim ₹80,000। हमें रहीम से 80,000 रुपीज का कैश मिला। बताओ कौन से अकाउंट्स? कैश अकाउंट, दूसरा रहीम। हमने ध्यान से देखो पीछे की एंट्रीज में, रहीम को 1 लाख रुपए का माल बेचा हुआ था, उधार पे बेचा था, तो उसने क्या किया? 80,000 रुपये उसमें से दे दिए। बताओ कैश अकाउंट कौन सा हुआ? असेट हुआ। और रहीम कौन सा अकाउंट था? असेट, क्योंकि उधार पे बेचा था तो बनना था हमारा डेटर। डेटर मतलब जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, तो रहीम भी हमारा असेट है। रहीम ने कैश दिया, बिजनेस का कैश बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, तो डेबिट। रहीम से पैसे लेने का अधिकार था, वो अधिकार बढ़ गया कि घट गया? घट गया। अब कम पैसे लेने बचे हैं हमारे पास, क्रेडिट। एंट्री बनी कैश डेबिट टू रहीम 80,000। ठीक, नेक्स्ट। पेड टू पंकज, पेड टू पंकज ₹50,000। हमने पंकज को 50,000 रुपये पे कर दिए। बताओ कौन से अकाउंट्स? पंकज अकाउंट और दूसरा कैश। हमने पंकज को देखो, पंकज से देखो पहले उधार माल खरीदा हुआ है, तीसरी चौथी एंट्री में कहीं पे, आई थिंक चौथी एंट्री में था, तो 50,000 रुपये हमने पे कर दिए। पंकज क्या है हमारे लिए?
हमने पंकज को पैसे देने थे, तो पंकज क्या था हमारे लिए? लाइबिलिटी। और कैश क्या है? असेट है हमारा। बताओ, हमने पंकज को पैसे दे दिए, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई या घट गई? कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। कैश पे करने से हमारा कैश बढ़ा या घटा? कम हो गया। एंट्री बनी पंकज डेबिट टू कैश 50,000। नरेशन आ गई फॉर पेड टू पंकज। ऊपर वाले की नरेशन लिखना भूल गया था, लिख लेना फॉर कैश रिसीव्ड। ठीक, अच्छा और देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, पेड सैलरी, पेड सैलरी टू जॉश ₹75,000। हमने सैलरी पे करी जॉश को 75,000 रुपये। बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? जॉश और कैश? नहीं, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट से इफेक्ट होंगे। अब पूछोगे सर क्यों? सर जॉश का नाम तो लिखा है ना, तो जॉश का नाम लिखो। आपने जॉश का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जॉश ही मेरा एक एम्प्लॉय नहीं होगा, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। अगर मैं इतने सारे एम्प्लॉयज़ का एक एक लेजर खोल दूं तो मेरे पास इतने अनगिनत लेजर हो जाएंगे कि मैं हिसाब नहीं लगा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी कंपनी समझो जिसके अंदर 50,000 1 लाख एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो 1 लाख एम्प्लॉय होने का मतलब है 1 लाख लेजर हो गए। तो 1 लाख लेजर खुल जाएंगे, तो 1 लाख लेजर बंद करने में, उनको बैलेंस करने में पता नहीं कितने दिन लग जाए। तो हम कभी भी एम्प्लॉय का खाता नहीं खोलते। हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है वो करते हैं। सैलरी पे हो रही है ना, तो सैलरी अकाउंट, तो सैलरी और कैश। तो सैलरी क्या है? बिजनेस ने सैलरी पे करी, सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और कैश असेट है। फिर सैलरी एक्सपेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा, डेबिट। कैश घटा, क्रेडिट। ठीक, अगला, तो इसके बाद एंट्री क्या बनेगी? सैलरी डेबिट टू कैश। $75,000। नेक्स्ट, नरेशन डाल देना फॉर सैलरी पेड। अगला, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹10,000। हमने लोन लिया था, उस लोन पे ब्याज पे करा। बताओ क्या एंट्री होगी? लोन अकाउंट और कैश अकाउंट? लोन और इंटरेस्ट? एक्सपेंस कौन सा? नाम बताओ ना। एक्सपेंस बोला ना तुमने, एक्सपेंस के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन सा एक्सपेंस? नाम क्या है एक्सपेंस का? इंटरेस्ट वाला क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट वाला जो तुम्हें समझ में तो बताओ। वो लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन एक अकाउंट है, और दूसरा कैश। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, तो लोन के ऊपर जो ब्याज है वो एक अकाउंट है, और कैश एक अकाउंट है।
तो बिजनेस ने इंटरेस्ट पे करा लोन पे, क्या है ये? लाइबिलिटी, एक्सपेंस। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमारा खर्चा है, लोन का जो प्रिंसिपल होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमारी लाइबिलिटी है। वैसे तो इंटरेस्ट भी हमारी लाइबिलिटी है, बट बिजनेस उसको रिकॉर्ड करता है एज एक्सपेंस, क्योंकि वो अगर लोन का इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो लोन वापस तुरंत देना पड़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा होता है, और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट में आता है एज लाइबिलिटी। कैश क्या है? असेट। तो एक्सपेंस उनका बढ़ा या घटा? बढ़ गया। कैश बढ़ा या घटा? घट गया। एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश 10,000। नरेशन आ गया फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। ठीक, नेक्स्ट। बैड डेट्स इनकर्ड। बैड डेट्स इनकर्ड ₹5,000। हमने किसी को बैड डेट्स इनकर्ड ₹20,000 फ्रॉम रहीम। बैड डेट्स इनकर्ड 20,000 फ्रॉम रहीम। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? जो पैसे मिलने चाहिए थे डेटर को नहीं मिले। जो पैसा हमें डेटर से मिलना चाहिए था पर वो मिला नहीं, वो अब पैसे हमें नहीं देने वाला। तो देखो हमने चेक करो एक बार, रहीम को 1,00,000 रुपए का सामान बेचा हुआ था, ठीक, उसको पैसे देने थे, उसने पैसे 80,000 रुपये हमें दे दिए थे। अभी भी कितने बच रहे थे? 20,000 रुपये। उसने वो 20,000 रुपये हमें नहीं दिए और कह दिया अब मैं दे नहीं सकता, मैं भिखारी बन गया हूँ। भिखारी मतलब इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है, 20,000 रुपये का हमारा नुकसान हुआ है। बताओ कौन से खाते? एक अकाउंट बैड डेट्स। पहली बात तो बैड डेप्ट नहीं, बैड डेट, बी साइलेंट होता है। तो एक खाता बैड डेट्स और दूसरा रहीम। बताओ हमारा बैड डेट हो गया, बैड मतलब नुकसान हो गया ना, तो क्या है ये? असेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस। लायबिलिटी, हमने पैसे देने हैं। लायबिलिटी का मतलब तो हमें पैसे देने ना, क्या हमें इसके पैसे देने हैं? नहीं मिलेंगे तो हम देंगे। मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे फीस दो 1,00,000 रुपये, तुमने 80,000 रुपये की फीस मुझे दे दी, 20,000 रुपये की फीस अभी मुझे नहीं दी, तो अब मैं 20,000 रुपये खुद से पे करूँगा फिर, या तुम्हें पे करूँ, मैं 20,000 रुपये दे दूँ, क्या करूँ? ये 1,00,000 रुपये में 20,000 रुपये क्या है मेरे लिए? खर्चा, नुकसान हो गया मेरा। और रहीम क्या है मेरा? असेट था। खर्चे मेरे बढ़ गए और रहीम से पैसे लेने का अधिकार जो था वो खत्म हो गया। अब पैसे रहीम देने नहीं वाला, तो क्या हो गया? कम हो गया, असेट क्रेडिट। एंट्री बनी बैड डेट्स डेबिट टू रहीम। फॉर बैड डेट्स इनकर्ड। ठीक है,
अच्छा, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹6,000। बैड डेट्स रिकवर्ड 6,000। अब ये बैड डेट्स ये वाले नहीं है जो रहीम से हुए थे, कोई और बैड डेट हुए थे पिछले साल, वो बैड डेट्स हमें रिकवर हो गए हैं। मतलब हमें पैसा लग रहा था मिलेगा नहीं, सडनली पुराना बंदा कोई और, पंकज रहीम मत समझ लेना, कोई दूसरा बंदा है, उसने आके हमें अपने 5-6 हज़ार रुपये दे दिए। बताओ कौन से अकाउंट्स? एक तो कैश और दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स नहीं, कभी भी बैड डेट्स मत लिख देना अगर रिकवर हो रहे हैं तो, बैड डेट्स रिकवर्ड लिखेंगे। बताओ कैश कौन सा खाता? असेट। बैड डेट रिकवर्ड, हमें बैड डेट रिकवर हो गया। जब बैड डेट हुआ होता है तो हम क्या मानते हैं? एक्सपेंस। अब वो रिकवर हो गया, इनकम हो गई। पहले जब हुआ था तो खर्चा, पर जब वो पैसा मिल गया तो कमाई। बताओ कैश बढ़ा या घटा? बढ़ा। कैश बढ़ेगा तो डेबिट। इनकम बढ़ी या घटी? हम सोचे थे आज साल में इतने पैसे आएंगे, बट कुछ पुराना पैसा भी आ गया, इनकम बढ़ गई घट गई? बढ़ गई। एंट्री बनी कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। $6,000। नरेशन आ गया फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड। अब किसी ने एक सवाल पूछा नहीं कि सर बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों, बैड डेट्स क्यों? मैंने बोला बैड डेट्स रिकवर्ड, तुमने मान लिया, तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि सर क्यों। किसी का आंसर तो आया था कि सर बैड डेट्स यूज करो, बैड डेट्स रिकवर्ड मैंने बोला, किसी ने ये नहीं पूछा क्यों। देखो तुम्हारा सवाल क्या होना चाहिए था, मैं तुमसे ही कह रहा हूं तुम्हारा सवाल क्या होना चाहिए था, मैं फ्रेम कर रहा हूं कि सर जब बैड डेट हुआ तो आपने एंट्री करी बैड डेट्स टू रहीम कि भैया बैड डेट रिकॉर्ड किया। अब जब बैड डेट नहीं हुआ, आपने गलत बुक कर लिया, तो बैड डेट्स फालतू में डेबिट कर रखा है, उसको रिकवर करके क्रेडिट कर दो, है कि नहीं? सवाल ये होना चाहिए ना कि सर जब बैड डेट हुआ तो आपने डेबिट कर दिया, अब जब बैड डेट रिकवर हो रहा है तो बैड को क्रेडिट कर दो, पर आप क्या क्रेडिट कर रहे हो? बैड डेट रिकवर्ड। ऐसा क्यों? तो देखो इसके पीछे का लॉजिक, ये रिटर्न ऑफ कर देते हैं। क्या हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं इसलिए, राइट ऑफ कर देते हैं इसलिए? देखो मैं बताता हूँ, देखो इनकम मिलेगा। आओ देखते हैं, मैं बता रहा हूँ। 2021 2022 ये 2 साल हैं, ठीक है? ये हो गया 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, और ये है हमारा 31 मार्च 23, ठीक है? तो 2021 में बैड डेट हुआ मान लो 15,000 रुपये का, ठीक है? और 2022 में बैड डेट हुआ कुछ नया, मान लो 20,000 रुपये का, ठीक है? तो जो ये वाला बैड डेट हुआ होगा इसकी एंट्री क्या करी होगी हमने? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर 15,000 रुपये, ठीक है? अभी भी तो ये करके आए ना हम। देखो हमने जब बैड डेट होता तो क्या किया था? बैड डेट टू डेटर, डेटर मतलब रहीम का। अभी हमारे को यहाँ नाम नहीं पता तो मैंने डेटर लिख दिया, नाम पता होता तो नाम लिख देता। और इधर क्या करता? इसकी बैड डेट की एंट्री सेम, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर
20,000। इसमें कोई शक है, कोई गलती है? नहीं जी। बैड डेट्स टू डेटर यहाँ पे, बैड डेट्स टू डेटर यहाँ पे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे चल के कहीं पे फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी को इन बैड डेट्स में से कुछ पैसा रिकवर हो गया, ठीक है, कितना? फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपये, ठीक है। तो मैं वो एंट्री करता हूँ जो तुमने मुझसे बोली थी। तुमने क्या बोला था कि सर कैश और बैड डेट्स यूज़ करो, बैड डेट्स रिकवर तो मैंने बोला ना। तो मैं या इस 15,000 में से यहाँ पे 6,000 रिकवर हुए, तो मैं इसकी एंट्री करता हूँ क्या, जो तुमने बोली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितना? 6,000। कोई डाउट? ये वो एंट्री कर रहा हूं जो तुम बोल रहे हो। अब देखो हुआ क्या, अब सिर्फ इस साल को देखना, जिस साल में हम लोग जिसको मैंने येलो किया, इस साल में बैड डेट्स कितने हुए? 20,000 रुपये के, ठीक है। मैंने 20,000 के बैड डेट्स डेबिट कर दिए। अब हुआ क्या, पिछले साल का एक बैड डेट था जो मुझे अभी रिकवर हुआ है, ठीक है। क्या उससे मेरे इस साल के बैड डेट कम हो जाते हैं? ये बैड डेट पिछले साल हुआ था 15,000 रुपये का, उसमें से कुछ अमाउंट इस साल रिकवर हो गया, क्या उससे मेरे इस साल के बैड डेट कम हो जाते हैं? नहीं। इस साल के बैड डेट कितने रहने चाहिए? 20 है ना। ये तो 20 किसी और से हुए हैं, ये 15 किसी और से हुए होंगे। हुआ क्या, तुमने मुझसे करवाया बैड डेट को क्रेडिट, तो हुआ क्या, बैड डेट पहले डेबिट हुआ 20,000 से और बैड डेट क्रेडिट हो गया 6,000 से। तो बैड डेट में अब कितना बैलेंस रह गया? 14,000 रुपये। तुमने क्या करवाया, सर बैड डेट को डेबिट करो 20, तो बैड डेट डेबिट हुआ 20 से, दिया। जो लेजर ये इसको चेंज नहीं करेगा जाके अब, ठीक है। क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही आज? ये नहीं, ठीक है। अब आ रही है? ओके। तो अब क्योंकि मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड यूज करा तो एक अलग लेजर खोला, बैड डेट्स का एक अलग लेजर खोला, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड अब इसको जाके क्रेडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अलग लेजर में जाएगा, ये अलग लेजर में जाएगा। आया समझ? नहीं आया समझ? आगे वो बताएगा। वैसे कुछ नहीं बताता तो हम ये कुछ नहीं लिखा होगा तो हम मानते हैं कि पिछले साल का ही है। अगर इस साल का बैड डेट इसी साल में रिकवर हो गया तब क्या होगा, वो जो तुम बोल रहे हो। अगर 20,000 का बैड डेट इस साल हुआ, तुमने बुक कर लिया और वो इसी साल रिकवर हो जाए, तब तुम बैड डेट सीखोगे, कैश टू बैड डेट्स। तब तुम कहोगे कि हाँ यार इस साल का बैड डेट 20 मान के चल रहे थे, 6,000 इसी में से मिला है, तो एक्चुअल में बैड कितना हुआ? 14 ना। तब तुम कर सकते हो। हाँ इस साल कुछ हुआ है ना बैड डेट, तो बहुत अच्छी बात है। मान लो इस साल कोई बैड डेट ही नहीं हुआ तो ये वाली एंट्री भी नहीं होगी, है कि नहीं? जब इस साल कोई बैड डेट नहीं हो तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, तो फिर तुम कैश टू बैड डेट्स लिखोगे कैसे? ये तुम कैश टू बैड डेट लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? कुछ बैड डेट है जो रिकवर हो गया इसी साल का। भैया जब इस साल बैड डेट नहीं हो तो कैसे रिकवर हो गया? जब तुम ये लिखते हो ना कैश टू बैड डेट्स, सिर्फ ये, तो उसका मतलब होता है इस साल बैड डेट बुक किया था और इसी साल रिकवर हुआ है। तो कहाँ है बैड डेट? कहीं भी नहीं, तो रिकवर कैसे हो गया?
यानी कि लिखना पड़ेगा रिकवर्ड। ठीक है, तो पिछले साल का बैड डेट अगर इस साल मिलेगा, हम बैड डेट्स रिकवर्ड यूज करेंगे, ना कि सिर्फ बैड डेट्स। आगे बढ़े। पेड रुपीज 4800 to Mohan on his account against rupees 5000 due। हमें मोहन को 5000 रुपये देने थे, हमने उस 5000 में से 4800 मोहन को दे दिए हैं। बताओ एंट्री क्या होगी। हमें मोहन को 5000 देने, देखो क्या कह रहा है, पेड 4800 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट अगेंस्ट 5000 ड्यू। सर ये फाइनल सेटलमेंट है? नहीं, बस जो लिखा है यही है, कुछ और नहीं है। फाइनल सेटलमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा, अपना आप आइडेंटिफाई करना है। कोई ऐसा करेगा? 5000 हमें देने थे, उसमें से 4800 हमने दे दिए हैं। सर 200 रुपये बैड डेट। 200 रुपये अभी तक हमने दिए नहीं है, कि 200 रुपये के बारे में कुछ खबर नहीं है। सिंपली ऐसे समझ लो, तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है कि भैया क्या हुआ है। 5000 देने थे, 4800 दे दिए हैं। अकाउंट्स बता कौन से इफेक्ट होंगे। कैश और बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और मोहन, और बैड डेट्स भी डाल दूं। मोहन, बैड डेट्स और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, है ना। सारे खाते आ जाएंगे। बोलो बोलो। सर बैड डेट क्यों? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ। अभी मैं तो सिर्फ आंसर्स लिख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक जसलीन, बट जसलीन बोल रही है कि बैड डेट्स तो तब आने चाहिए ना जब हमारे को डेटर से पैसा ना मिले, या तो हमें किसी को पैसा देना है, तो बैड डेट कैसे आ सकता है। यानी कि बैड डेट तो पिक्चर से हट गया, बैड डेट्स हट गया। अच्छा जी, अब बताओ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, कैश और मोहन। 200 रुपये मोहन के अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हैं पहले से। यहाँ पे हमने एंट्रीज नहीं करी हैं, वैसी मोहन वाली को एंट्रीज नहीं है, बट इसका ये समझो अगेंस्ट 5000 ड्यू का मतलब क्या है, 5000 हमने पहले से ड्यू करके रखे हुए हैं, तो 5000 से वो लायबिलिटी बुक्ड है। उस लायबिलिटी में से 4800 पे कर दिए हैं, 200 की लायबिलिटी अभी भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेगी, मिटेगी नहीं। ठीक, तो कैश बताओ, असेट, मोहन लायबिलिटी। ठीक, कैश कम हुआ या ज़्यादा? कम हुआ, क्रेडिट। लायबिलिटी पे करने से बढ़ गई कि घट गई? तुमने लायबिलिटी थी वो पे कर दी, लायबिलिटी बढ़ी कि घटी? घट गई। एंट्री बनी मोहन डेबिट टू कैश 4800। नरेशन आ जाएगा फॉर पेड टू मोहन
ठीक, आगे बढ़े। आगे 21 नोट करो। हमने 5,000 मोहन को देने थे, उसमें से 4800 दे दिए और खाता फुल सेटल हो गया। फुल सेटल का मतलब है कि अब इसके बाद नहीं देने। तो 5,000 देने थे, 4,800 दे दिए, 200 रुपये अब हमें नहीं देने, उसने छोड़ दिए। बताओ कौन से खाते? एक तो कैश, दूसरा मोहन, और 200 रुपये नहीं देने, माफ कर दिए। कौन सा? 5,000 रिकॉर्डेड होगा, उसमें होगा 200 का करना है। 200 को क्या करें? नहीं, वो 200 बाद में पे ऑफ करेंगे हम। यहाँ पे अभी 200 माफ कर दिए उसने पूरे 200 कुछ नहीं करेंगे। बैड डेट्स, फिर से वही बात। बैड डेट्स कब होते हैं? जब हमें किसी से पैसे मिलने हैं, यहाँ हमें देने ही नहीं पड़ रहे। नालायक। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश हमारे लिए असेट हो गया, मोहन हमारे लिए लायबिलिटी था, डिस्काउंट मिल गया। असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कौन सा खाता? हमें डिस्काउंट मिल गया, फायदा कहाँ डालूं? इनकम। तो बताओ कैश बढ़ा या घटा? घटा। लायबिलिटी बढ़ी या घटी? घटी। इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। एंट्री बनेगी मोहन डेबिट 5,000 टू कैश 4,800 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। फॉर पेड टू मोहन। नेक्स्ट 22 राम ओनर took away 20,000 of the goods for personal use. बताओ राम 20,000 रुपये के गुड्स ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो एक तो राम कुछ लेके गया, मतलब ओनर कुछ लेके गया है, बिजनेस से ले जाएगा तो वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग्स। और क्या इस बार पैसे लेके गया है? नहीं, गुड्स ले गया है, यानी कि स्टॉक ले गया है। तो क्या हम गुड्स का काउंट या स्टॉक अकाउंट यूज करेंगे? नहीं।
गुड्स या स्टॉक अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते, बोला है मैंने, क्योंकि हम उनके साथ जो कर रहे होते हैं वो करना होता है। खरीदते हैं तो परचेजेस, बेचते हैं तो सेल्स। तो हमने गुड्स जब खरीदे हुए होंगे तो ही तो वो लेके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल शूज़ का बिजनेस है उसका, तो उसने अपने बिजनेस के लिए शूज़ खरीदे, फिर उसको क्या हुआ, अपने खुद के कुछ जूते फट गए तो अपने ही बिजनेस में से जूते ले गया। तो पहले क्या किया था, जूते खरीदे थे ना, खरीदे हुए जूते ही लेके गया। तो जब खरीदे थे तो क्या यूज़ किया था, परचेजेस। अब वो माल खुद के लिए ले गया तो हम उसको परचेजेस के अकाउंट से ही कम कर देंगे। जब वो लाया था तो उसने परचेजेस डेबिट टू कैश किया होगा। अब वो गुड्स ले जा रहा है अपने काम के लिए, तो परचेज में डेबिट करने की जरूरत नहीं थी, परचेजेस में हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ड्राइंग्स क्या है, लायबिलिटी अकाउंट है, परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है। तो वो पैसा ले गया तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और बिजनेस का खर्चा भी कम हो गया, क्योंकि वो बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, ओनर ने अपने लिए खर्चा कर लिया, तो ये खर्चे भी क्या हो गए, एक तरीके से कम। एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। फॉर ड्राइंग्स मेड। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹15,000 were distributed as free samples। ₹15,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के तौर पे। तुमने देखा होगा कभी कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में शैम्पू के सैशे चिपके हुए आ जाते हैं, शैम्पू के सैशे न्यूज़पेपर में आ जाते हैं या मैगजीन में चिपके हुए आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बढ़ जाती हैं, आ जाती हैं चिपकी हुई। तो वो क्या है, सैंपल्स हैं कि आप ट्राई करो। तो क्या कर रहे हैं, वे फ्री में सैंपल बांट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं कि देखो हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो बताओ कौन से खाते, पहले उन्होंने गुड्स खरीदे होंगे और फिर वो गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल के तौर पे, क्यों, एडवर्टाइज करने के लिए। बताओ कौन से खाते, एक तो परचेजेस और दूसरा एडवर्टाइजमेंट। पहले गुड्स के लिए वर्ड परचेजेस और फ्री में बांटे, तो क्या कोशिश करी, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट। परचेजेस हमारा एक एक्सपेंस है और एडवर्टाइजमेंट भी क्या है, एक्सपेंस ही है। तो परचेजेस वाला जो खर्चा है ये कम हो गया और एडवर्टाइजमेंट खर्चा बढ़ गया। जो माल था वो परचेज करके बेचा नहीं, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर लिया, तो एडवर्टाइजमेंट की तरह खर्चा बुक करो ना, परचेज की तरह वो बुक हो चुका है इसलिए रिवर्स कर देते हैं। एंट्री बन गई, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस। फॉर गुड्स यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अगला प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 3 lakh was sold for 2,50,000। हमारे पास एक प्लांट और मशीनरी था 3 लाख रुपए का,
हमने उसको 2.5 लाख रुपए में बेचा है। बताओ कौन से लेजर? एक तो प्लांट एंड मशीनरी, कैश और लॉस ऑन सेल, बेचने पे नुकसान हो रहा है। तो प्लांट और मशीनरी हमारे लिए क्या था? असेट। कैश असेट, लॉस एक्सपेंस। बताओ प्लांट और मशीनरी बेच दिया तो असेट बढ़ा कि घटा? बेच दिया नालायक। हाँ, कम बढ़ा कि बोला? अच्छा, कैश बेचा, पैसा आया कि गया? आया, यानी कि बढ़ गया। लॉस, खर्चे बढ़े कि घटे? बढ़े। एंट्री बन गई कैश डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। 2.5 लाख, 50,000, 3 लाख। फॉर प्लांट सोल्ड। पच्चीस एंट्री है, 25 भी है शायद। गुड्स यूज्ड टू मेक a building, रुपीज 2 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, एक सीमेंट वाला बंदा है, मतलब एक आदमी है सीमेंट बेचता है। तो उसने क्या किया, उसको अपने ऑफिस की एक बिल्डिंग बनवानी थी। तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। वो सीमेंट जो वो बेचता है वो बाहर से क्यों खरीदे अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, खुद के लिए? तो उसने क्या किया, वही सीमेंट जो वो बेचता है बाहर, उसी सीमेंट से अपनी ही बिल्डिंग बना ली। आया समझ? जो सीमेंट वाला क्यों बाहर से खरीदेगा, क्या कहेगा, मैं तो खुद सीमेंट बेचता हूं, अपने ही सीमेंट से उसने ऑफिस बिल्डिंग खड़ी कर ली। तो ये वही चीज़ एग्जांपल है कि आपके पास कुछ गुड्स हैं, जो वो गुड्स आप बेचते हो, अपने उन्हीं गुड्स से कोई असेट बना लिया। तो बताओ इसके अंदर कौन से खाते हैं? एक तो परचेजेस और दूसरा बिल्डिंग। गुड्स के लिए हम गुड्स तो यूज कर नहीं सकते, ना स्टॉक यूज कर सकते। परचेजेस एक्सपेंस है, बिल्डिंग असेट है। बताओ परचेजेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और बिल्डिंग बढ़ रही है। एंट्री बन गई बिल्डिंग डेबिट टू परचेजेस 2 लाख फॉर गुड्स यूज्ड टू मेक बिल्डिंग। अच्छा, वेजेस ऑफ ₹1 lakh आर येट टू बी पेड। ₹1,00,000 की वेजेस हैं जो अभी पे करनी बाकी हैं, पे करी नहीं है। ठीक है, बताओ कौन से लेजर्स अफेक्ट होने चाहिए? एक तो वेजेस और एक कैश। कैश पे कर दिया हमने,
तो कैश कैसे यूज कर रहे हो? येट टू बी पेड है, पे नहीं करा है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक लेजर खुलेगा। ठीक है, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए लाइबिलिटी है। जस्ट बिकॉज हमने पे नहीं करा दैट डजंट मीन सामने वाली चीज खर्चा नहीं है, खर्चा है बट पे नहीं करा है तो साथ साथ लाइबिलिटी भी है। बताओ, खर्चा पे करना है, करा नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़े कि घटे? बढ़े। जस्ट बिकॉज पे नहीं करा दैट डजंट मीन कि खर्चा नहीं है, खर्चा है, खर्चे बढ़ गए। लाइबिलिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। एंट्री बनी वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम of rupees 2000 is paid। 2000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा है। बताओ कौन से खाते? एक इंश्योरेंस प्रीमियम, और दूसरा कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा लेजर है? एक्सपेंस। और कैश असेट। एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कैश घटा। एंट्री बन गई इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश 2000। नरेशन आ गया फॉर प्रीमियम पेड। अगला, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 इज प्रीपेड। 500 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब है पहले से पे कर दिया, मतलब खर्चा था अगले साल का, हमने इस साल ही उसको पे कर दिया। यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये जो 2000 है ना, ये हमने 2000 तो यहाँ पे कर दिया, बट पता क्या चला, इस 2000 में 500 रुपये का जो प्रीमियम है वो अगले साल का है, हमने पहले से ही पे करके रख दिया। ठीक है, हाँ, एडवांस में। तो बताओ कौन से लेजर? इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस। अच्छा, और कैश। मैं कह रहा हूं इसी 2000 में से 500 अगले साल के हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले का कनेक्शन है आपस में। तो 2000 रुपये तुम्हें प्रीमियम पे करा, जिसमें से 500 रुपये पिछले साल के अगले साल के हैं, 1500 रुपये इस साल के हैं। प्रीपेड कैश अकाउंट डेबिट गलत। पहला खाता प्रीपेड इंश्योरेंस, जो पहला खाता बनेगा हमारा इसमें वो है प्रीपेड इंश्योरेंस का, और जो दूसरा है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी मैं पूरा लॉजिक दूंगा, पहले सिर्फ लिख लो। तो हमने अगले साल का खर्चा पहले से पे कर दिया, तो इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? अब
₹500 का अगले साल मिलेगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अगले साल फायदा देगा, तो जो चीज फ्यूचर में फायदा देती है वो क्या बनती है? असेट। हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एक्सपेंस। अब हमारा असेट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। और इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस कम हो रहा है, क्रेडिट। एंट्री बनी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो नरेशन आ जाएगी फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड। अब देखो इसका लॉजिक, हमारा इस साल का खर्चा कितना है प्री इंश्योरेंस का? 1500 रुपये। इस साल खर्चा कितना है? 1500, और 500 है अगले साल का। तो हुआ क्या, हमने ऊपर वाली एंट्री में इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कर दिया 2000, और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या माना? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमने इस साल कितना बुक कर दिया? 2000 रुपये, जबकि है कितना? 1500 रुपये। तो 1500 में मतलब ये 500 से ज़्यादा डेबिट कर दिया ना, तो हम क्या करेंगे? 500 से ज़्यादा डेबिट किया है, अब क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 500 से क्रेडिट कर दिया, तो क्या हुआ? पहले डेबिट हुआ 2000, 500 से क्रेडिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली कितने से डेबिट रह गया? 1500 का ही डेबिट रह गया, जितना रहना चाहिए था। 500 रुपये अगले साल के हैं, तो हमने उनको प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से बुक कर दिया। क्लियर है? आगे कितनी एंट्री हो गई? 28। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम ₹300। अक्रूड का मतलब समझ में आता है? आउटस्टैंडिंग। अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब मिलना था नहीं मिला। तो हमारे को इंटरेस्ट की इनकम होनी थी 300 रुपये की, बट अक्रूड का मतलब हुआ कि वो हुई नहीं। तो बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? इनकम 300 रुपये की होनी थी, हुई नहीं, या ऐसे समझ लो मुझे तुमसे फीस मिलनी थी, अभी तक मिली नहीं है। आउटस्टैंडिंग फीस हो गई ना, मैं लिख तरीके से अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, अक्रूड फीस हो गई। तो बताओ कौन से अकाउंट्स? इनकम अकाउंट। कौन सा इनकम अकाउंट? एक खाता इंटरेस्ट इनकम का आएगा, और एक खाता अक्रूड इंटरेस्ट का आएगा। तो इंटरेस्ट इनकम मेरे लिए इनकम का अकाउंट है, और अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है ये मुझे अभी मिलेगा, मिला नहीं है, तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए डेटर बन गई, जिससे भी मुझे ब्याज मिलना है, तो वो मेरे लिए असेट हो गया। क्योंकि पैसा मिलना है, नहीं मिला मतलब डेटर हो गया एक तरीके से। डेटर क्या होता है? असेट। बताओ इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। और पैसा मिलने का अधिकार भी बढ़ गया, डेबिट। तुम कहोगे सर इनकम बढ़ी कैसे? पैसे तो मिले नहीं। अरे मिले नहीं तो क्या हो गया? मिलने का अधिकार तो आ गया ना मेरे पास, तो मेरी इनकम तो हो चुकी है, बस अब मिलनी रह गई है। ठीक, एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम।
नरेशन डाल दो फॉर इंटरेस्ट अक्रूड अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अक्रूड को अलग समझते हैं, आउटस्टैंडिंग को अलग समझते हैं। अक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। बस बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी होगी, अक्रूड है तो इन असेट ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची समझते हैं ना, सिनोनिम्स जिनको बोलते हैं, आप एक दूसरे के बदले में यूज़ कर सकते हो एक दूसरे को, जो बोलते हैं वर्ड्स। तो अक्रूड हो तो ये मत बैठा लेना, हमेशा असेट ही होगा, और आउटस्टैंडिंग है तो हमेशा लायबिलिटी ही होगी। आप इनको बदल बदल के यूज़ कर सकते हो। तो देखना पड़ेगा कि अक्रूड इनकम है या अक्रूड एक्सपेंस है। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम जो मिलनी थी नहीं मिली, यानी कि असेट, ठीक है। तो दिमाग में ये मत बैठा लेना कि बस अक्रूड मतलब असेट, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी। अगला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ₹50,000। या लिख लिया ना सबने ये, चलो कोई नहीं, बताओ। हमें इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, या इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, देखो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ कि लेट अस सपोज फीस रिसीव्ड रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, फीस रिसीव्ड 2 लाख। तो इसकी एंट्री क्या करूँगा मैं, मतलब फीस मिली है मुझे बच्चों से 2 लाख रुपए, कौन से लेजर्स, कैश और दूसरा फीस। कैश क्या है मेरे लिए, एसेट, और फीस क्या है मेरे लिए, इनकम। मुझे फीस मिली, कैश बढ़ा या घटा, बढ़ा, इनकम बढ़ी, क्रेडिट, ठीक। एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट टू फीस 2 लाख। रुक जाओ, मैं देख, तुम्हारे ऊपर है अभी, अगली एंट्री देखा, इसी में देखो, बस पहले इधर देख लो। फीस रिसीव्ड इन एडवांस 50,000। जो मुझे ये 2 लाख रुपए की फीस है, इसमें से 50,000 रुपये की फीस एडवांस में आ गई, मतलब मैंने अभी इतना पढ़ाया नहीं है, पर फीस पहले आ गई। तो बताओ क्या एंट्री होगी, या लेजर अकाउंट्स कौन से, फीस और एक ये, और एक फीस रिसीव्ड इन एडवांस, दो अलग अलग खुलेंगे। फीस क्या है मेरे लिए, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कौन सा अकाउंट है, इनकम। और मुझे फीस एडवांस में मिल गई, क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी। इनकम मेरी बढ़ रही कि घट रही है, घट रही है। जो ये फीस 2 लाख की थी इसी में से है, ये तो मैंने बताया, इसी में से 50,000 रुपये, मैंने 2 लाख की पूरी फीस इनकम मान ली। क्या 2 लाख की पूरी फीस इनकम है मेरी अभी, नहीं। कितनी है इनकम, 1.5 लाख की है ना, 50 से ज़्यादा बुक कर दी ना, तो मैंने क्या किया, फीस ज़्यादा बुक कर दी तो इसलिए कम करी, इनकम ज़्यादा बुक करी ना, कम कर दी। तो एंट्री क्या बनेगी, फीस डेबिट टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैं दिखा देता हूं, तुम लोग
वो पॉइंट 30th पॉइंट जो लिखा था उसको काट के ऐसे बना लो, पहले ये डाल लो। ये इसकी एंट्री है ली, ठीक। तो हमने एंट्रीज अपनी ऑलमोस्ट सारी डिस्कस कर लिए हैं, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है ओपनिंग एंट्री का, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओपनिंग एंट्री तुम लोगों ने देखा होगा, जब जो बच्चे कॉमर्स पढ़ चुके हैं, कि तुम लोग लेजर्स में जब अगले साल लेजर्स ओपन करते हो नेक्स्ट ईयर के, तो सबसे पहली लेजर में एंट्री लिखते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन की। स्कूल में तो पढ़ा है, स्कूल 11th में तो था ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लेते हो लेजर में, जब भी लेजर्स बनाते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लास्ट में जब लेजर क्लोज होता है क्या लिख देते हो, बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक। तो ये जो तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो, इसकी भी एक एंट्री होती है, इसको बोलते हैं हम अपने पास ओपनिंग एंट्री। तो इमेजिन करो, जब तुम पिछले साल की बुक्स अकाउंट्स क्लोज करते हो तो क्या करते थे हम, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और एक बैलेंस शीट बनाते थे। फिर जो बैलेंस शीट की जो चीज़ें होती हैं, असेट हो या लायबिलिटी, इन्हीं का तुम नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारते हो। जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं, इनका कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं उतरता। ये हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो पहले 2 लेक्चर्स होते हैं, इनका कभी भी बैलेंस नहीं बचता, ये एक बार में खत्म हो जाते हैं, और ये फिर नेक्स्ट ईयर से फिर से दोबारा करने पड़ते हैं, अगले साल या अगले महीने से भी दोबारा करने पड़ते हैं। तो क्या करते हैं, ये असेट्स एंड लायबिलिटीज जो पिछले साल आपने बैलेंस शीट में डाले, इनको नेक्स्ट ईयर भी तो लेके आना है, तो इनकी क्या करते हैं हम, एक ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री बनेगी जितने भी असेट्स हैं, सारे असेट्स डेबिट, तो मैंने शॉर्ट में लिख देता हूं मैं उनको, सन्ड्री असेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज और टू कैपिटल अकाउंट। तो तुम अगर सवाल में आ जाए ओपनिंग एंट्री, तो सन्ड्री असेट्स मत लिख देना, जो सवाल में बैलेंस शीट दी होगी उस बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स हैं, सारे असेट्स एक एक करके डेबिट कर देना, जो भी लायबिलिटीज दी है उनको क्रेडिट कर देना, और लास्ट में कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देना। तो ये होती है हमारी ओपनिंग एंट्री, ठीक है, जिसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे फिर लिखते हो, ठीक है। एक क्लोजिंग एंट्री भी होती है, क्लोजिंग एंट्री जो होती है, ये वैसे तो मैं ज़्यादातर तुम्हें समझाऊंगा जब पढ़ेंगे हम फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, फाइनल अकाउंट जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ बताऊंगा, बट फिर भी मैं एक बार को बता देता हूँ क्या एंट्री होती है। पहले इसमें एंट्री बनती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर दूसरी एंट्री होती है डायरेक्ट इनकम्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट उठा के ट्रांसफर कर देते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसकी एंट्री बनती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री होती है ग्रॉस प्रॉफिट की। और अगर ग्रॉस लॉस की बोलोगे तो लॉस की एंट्री उल्टी हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री ग्रॉस लॉस की होती है। उसके बाद जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं फिर क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस डालते हैं, कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसकी एंट्री, ये सब चीज़ें मैं फाइनल कोर्स में समझाऊंगा, बस अभी बता रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें इनकम्स भी डालते हैं तो उसकी एंट्री बनती है इनडायरेक्ट इनकम्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट कहाँ डाल देते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है नेट प्रॉफिट की। और अगर लॉस हो रहा है तो उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री नेट लॉस की। ठीक है, तो ये स्कीम ऑफ एंट्रीज रहती है हमारी। तो जर्नल हमने सारी डिस्कस कर लिए मेजरली सारे, और ओपनिंग एंट्रीज भी कर लिए, क्लोजिंग एंट्रीज भी हमने यहाँ पे अपने पास कर लिया। ठीक है, तो बताओ हम इसमें जो भी आज हमने पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछो, या कोई चीज़ दोबारा समझनी हो? नहीं? जो ऑनलाइन बैठा है किसी को कोई डाउट है? चलो, तो आज फिर हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम जर्नल से लेजर कैसे बनाएंगे इसको डिस्कस करेंगे, और फिर लेजर को देख के कैसे जर्नल एंट्री बनती है वो भी बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर मतलब ज़्यादा टाइम लगाएंगे, एक सवाल करेंगे जिसमें जर्नल आएगा, जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसी लेजर पोस्टिंग करेंगे, और उसी की फिर हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो एक सीक्वेंस में ही कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।